कोरोना पॉजिटिव मां जुड़वां बच्चे को जन्म दिया। इंदौर में शनिवार को कोरोना पॉजिटिव रह चुकी महिला ने जुड़वां बच्चों को जन्म दिया। डॉक्टर शुक्ला ने बताया कि 35 वर्षीय महिला ने जुड़वां बच्चों को जन्म दिया। मां 10 तारीख को एमटीएम अस्पताल में भर्ती हुई थी, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। ठीक होकर 17 तारीख को घर चली गई थी। शनिवार सुबह प्रसव पीड़ा होने पर अस्पताल में भर्ती हुई। इसके बाद सुबह 11:30 बजे डॉक्टरों ने इनकी नॉर्मल डिलीवरी करवाई। मां और बच्चे दोनों की पूरी तरह ठीक हैं। इंदौर के लिए बहुत ही गौरवपूर्ण पल। कोरोना पॉजिटिव महिला ने एमटीएच अस्पताल में जुड़वां बेटों को जन्म दिया। पिछले दिनों कमिश्नर अवकाश त्रिपाठी जी जब टीएच अस्पताल का निरीक्षण करने गए थे, तब उन्होंने निर्देश दिए थे कि प्रसूता की देखरेख में कोई लापरवाही ना हो। गर्भवती महिला को विशेष निगरानी में रखा था। डॉक्टर सुमित शुक्ला और डॉक्टर अनुपमा दवे की टीम ने डिलीवरी करवाई। इसके पहले एमटीएच अस्पताल का दौरा करने पहुंचे कमिश्नर आकाश त्रिपाठी ने डॉक्टरों और स्टाफ को निर्देश दिए थे कि प्रसूता की देखरेख में कोई लापरवाही ना हो, उसे विशेष निगरानी में रखा जाए। इसके पहले गुजरात, महाराष्ट्र में कोरोना पीड़ित महिला जुड़वां बच्चों को जन्म दे चुकी हैं। कितने पेशेंट्स इंदौर शहर में और बढ़ चुके हैं और आखिर क्या वजह है सर, इंदौर में लगातार जो संक्रमितों की संख्या है उसमें इजाफा हो रहा है? कल कुल 926 सैंपल्स रात तक लगाए गए थे, जिनमें से 841 नेगेटिव और 83 पॉजिटिव आए थे। उन्हें मिलाकर टोटल 2933 अपने पॉजिटिव केसेस हो गए हैं। जहाँ तक आप जो बात कर रहे हैं केसेस बढ़ते जा रहे हैं या निकलते जा रहे हैं, उसका कारण ये है कि हमारा सर्वे सघन सर्वे हम लोग कर रहे हैं। एक एक घर में जाकर लोगों को देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ संक्रमण है अथवा उनको कोई लक्षण है। जो मैं शुरू से कहता आया हूँ कि जो भी हमारे पेशेंट्स रहते हैं, जो पुराने पेशेंट्स रहते हैं, इनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग बहुत महत्वपूर्ण अंग होता है किसी भी ऐसे इस तरह के संक्रमण में पता करने का कि संक्रमण की क्या स्थिति है किसी क्षेत्र में। तो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के माध्यम से हम प्राइमरी किसी प्राइमरी कॉन्टैक्ट के बाद उसके सेकेंडरी कॉन्टैक्ट को उनको लगातार हम ट्रेस करते जा रहे हैं। और इसके बाद ऐसे क्षेत्रों में भी जो बफर जोन के बाद का क्षेत्र है, वहाँ भी हमने लोगों की टेस्टिंग की है और वहाँ भी पॉजिटिव पाए गए हैं। कुछ ऐसे क्षेत्र नए क्षेत्र में भी निकल कर आए हैं जो कि हमें पॉजिटिव मिले हैं। कंटेनमेंट क्षेत्र की बात की जाए सर, तो लगातार जो है वो नई जगहों से पेशेंट मिल रहे हैं, तो आखिरकार कितना चुनौतीपूर्ण है ये तो नंबर्स ऑफ कंटेनमेंट? हाँ, नंबर का जहाँ तक सवाल है तो कंटेनमेंट क्षेत्र को हमने मर्ज किया है। कई जो बड़े छोटे छोटे कंटेनमेंट क्षेत्र थे, पास के कंटेनमेंट क्षेत्र की हमने बाउंड्री को मिला दिया है और अब उनको एक साथ कर दिया है। तो कुल मिला के 42 कंटेनमेंट क्षेत्र इस समय हमारे शहर में है। और जहाँ तक आपका ये कहना है कि नए कंटेनमेंट क्षेत्र जो निकल रहे हैं, तो अभी कुछ 2-3 ऐसे क्षेत्र नए उभर कर आए हैं जहाँ पर हमारे नए केसेस अभी काफ़ी मात्रा में निकले हैं। सर, कौन से इलाके हैं? नेहरू नगर, मल्हारगंज और पाटनीपुरा वाला जो क्षेत्र है, मालवा मिल के आसपास का क्षेत्र जो है, वहाँ पर काफ़ी केसेस अभी हैं। नेहरू नगर जो है वो गढ़ बन गया है कोरोना का, वहाँ बड़ी तादाद में कोरोना के संक्रमित मरीज पाए जा रहे हैं। क्या चुनौती मानते हैं बड़ी? कल भी मैंने इस विषय पर बात की थी आप लोगों से कि लॉकडाउन के समय जिस तरह से संयमित लोगों को रहना चाहिए था, ये पाया गया है कि वहाँ पर लोगों ने उतने स्ट्रिक्ट तरीके से लॉकडाउन में अपने आप को संयमित नहीं किया था और वो बाहर घूमते रहे, आसपास घूमते रहे। और ऐसे लोग जो वहाँ प्राइमरी कांटेक्ट थे, जिन्हें पूरी संभावना थी कि वो संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने के कारण संक्रमित हो सकते थे, वो व्यक्ति इधर उधर घूम के उन्होंने दूसरों को भी संक्रमण फैलाया। बावजूद इसके अन्य लोग जब जानते थे कि ये संक्रमित हो सकते हैं, तो उन्होंने अपने आप को कंटेन नहीं किया और वो लोग दूसरों के संपर्क में आते रहे। प्रशासन द्वारा सख्त कार्रवाई की जा रही है और अब इनमें शक्ति बढ़ने के कारण अब निश्चित तौर पे हमने उस एरिया को पूरी तरह से कंटेन कर दिया है। सर, 50% ऐसे मरीज सामने आए हैं जिनका कोई कॉन्टैक्ट हिस्ट्री नहीं है, वो आइडेंटिफाई भी नहीं हो रहा है कि वो किस वजह से संक्रमित हुए हैं। ये एक चुनौती है। जैसा मैंने अभी बोला आपको कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग जब हम करते हैं तो ये पाते हैं कि व्यक्ति का प्राइमरी कॉन्टैक्ट कौन है। जो ये बोल रहा है कि उनकी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री नहीं है, अब मैं आपको उदाहरण के तौर पे समझाता हूँ। मान लीजिए मैं एक व्यक्ति हूँ जो संक्रमित था, मेरे से एक व्यक्ति ए मिला, वो बी से मिला तो बी संक्रमित हो गया। अब बी मुझसे जब सी मिला तो सी चूँकि मुझसे डायरेक्ट नहीं मिला है, मगर वो बी के कॉन्टैक्ट में आया और संक्रमित हो गया, तो उसको ये लगता है कि वो तो मुझसे मिला नहीं तो कैसे संक्रमित हो गया, परंतु बी से तो मिला था वो।
इसीलिए हमारी जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग होती है वो ए और बी को ढूंढना अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है और हम लोग इसी पे वर्क कर रहे हैं। अधिक मात्रा में हम लोग सैंपल ले रहे हैं। सैंपल की तुलना में जो अभी हमारे पॉजिटिव आ रहे हैं वो अभी भी पॉजिटिविटी रेट हमारी अच्छी रेट चल रही है और उसमें पब्लिक को बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। शाम 7 से लेकर सुबह 7 को लेकर सख्ती रखने की बात कही है, क्या रीज़न है? देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो गाइडलाइन आई है उसमें 7 से 7 का स्ट्रिक्टली बोला गया है। स्टेट गवर्नमेंट ने भी ये बोला है इसमें केवल अत्यावश्यक सर्विसेज जो रहती हैं उनको एग्जाम्पशंस हैं। कुछ केसेस ऐसे होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर पीथमपुर में इंडस्ट्री है, फार्मास्यूटिकल की बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पर, तो अधिकांश बसें जो कर्मचारी जा रहे हैं इस समय पीथमपुर वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ के ही हैं, तो उन लोगों को भी एग्जाम्पशन रहेगा, उनके मूवमेंट को नहीं वो कर सकते हैं। तो ऐसे कुछ केसेस में एक व्यवहारिक अप्रोच रखते हुए ही इसमें हम लोग कार्रवाई करेंगे। 7 से 7 सख्ती रहेगी, पर जहाँ हम लोग को लग रहा है कि हाँ ये अति आवश्यक कैटेगरी में है और इसको उसमें छूट देनी चाहिए, उसको फील्ड में प्रैक्टिकल अप्रोच रखते हुए हम लोग डील करेंगे उसको। ढील दी गई है लॉकडाउन 4 में क्योंकि बहुत सारी आर्थिक गतिविधियां शुरू कर दी गई। क्या आपको लग रहा है कि ये स्वास्थ्य विभाग के लिए चुनौती खड़ा करेगा? निश्चित तौर पे ये चुनौती रहेगी और मेरा बार बार ये अनुरोध है कि कृपया आंकड़ों पे न जाएं। ये एक संख्या है, अगर हम सैंपल लोगों की ज़्यादा करेंगे तो चूँकि ये वायरस सभी लोगों में फैल सकता है और इसकी संख्या से कोई महत्व नहीं है। हमें सिर्फ ये लोगों से अनुरोध है, आप लोगों के माध्यम से, कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग बल्कि जो पर्सनल डिस्टेंसिंग होती है इसे बनाकर रखें, ये एक अपनी आदत में डाल लें और अब ये मान के चलें कि हमें अपनी लाइफ स्टाइल में परिवर्तन करना होगा और लाइफ स्टाइल को कोरोना पूर्व और कोरोना के साथ ऐसे 2 भागों में बांटना पड़ेगा। अभी तक हम जो ज़िंदगी जी रहे थे वो एक अलग भाग था, अब आगे की जो ज़िंदगी हम जिएंगे उसे सोशल और पर्सनल डिस्टेंसिंग के साथ में और पर्सनल हाइजीन के साथ में इस तरह से कुछ सावधानियां बरतते हुए हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी हम कोरोना के साथ में रह पाएंगे। एक बात निकल कर सामने आ रही है कि कोरोना में अंडे खाओ तो प्रोटीन मिलता है, ये स्वास्थ्य विभाग कितना इससे? देखिए, मैं किसी विशेष खाद्य पदार्थ पे तो जोर नहीं दूंगा, लेकिन ये बात तय है कि आप अच्छा पौष्टिक भोजन लेंगे तो ये आपके लिए बेहतर होगा, आपकी इम्यूनिटी बढ़ाएगा। लेकिन ये सभी चीज़ें तात्कालिक लाभ के लिए नहीं होती हैं, ये दूरगामी लाभ के लिए होती हैं और हमेशा ही आपको पौष्टिक भोजन खाना चाहिए। किसी विशेष चीज़ के लिए मैं कभी जोर नहीं देता। जमीन विवाद के चलते भाई ने भाई को पीटा। सिगरौली जिले के कटौली गांव में जमीनी विवाद के चलते भाई ने अपने 2 बेटों के साथ मिलकर अपने छोटे भाई को बेरहमी से पिटाई कर उसे घायल कर दिया, जिसके बाद पीड़ित परिजनों ने घायल को जिला अस्पताल ट्रामा सेंटर में दाखिल करवाया। पूरा मामला निवासी कटौली गांव के रहने वाले पीड़ित जयप्रकाश दुबे ने बताया कि उसके बड़े भाई राम अवध द्विवेदी से जमीनी हिस्से को लेकर विवाद चल रहा था, जिसके कारण उसके बड़े भाई राम अवध दुबे ने अपने 2 बेटे नीरज दुबे उत्तम दुबे के साथ मिलकर उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी, गंभीर तौर पर घायल कर दिया। वहीं पीड़ित ने बताया कि उसका भतीजा नीरज दुबे पत्रकार है, जो पुलिस प्रशासन को जेब में रखकर घूमने की धमकियां देता है, हमारा कोई कुछ नहीं कर पाएगा। वहीं पीड़ित परिजनों ने घायल जयप्रकाश दुबे को बैडन जिला अस्पताल ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया, जहां पीड़ित जयप्रकाश दुबे का इलाज ट्रॉमा सेंटर में चल रहा है। पीड़ित परिजनों ने पूरे मामले को लेकर बैडन कोतवाली थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने बताया कि मेडिकल रिपोर्ट आधार पर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम है? जयप्रकाश दुबे। क्या घटना घटी है आपके साथ? मैं मारपीट का घटना घटी थी, भाईवादी मेरा ज़मीनी विवाद था। हाँ। हमको वहाँ हिस्सा नहीं मिल रहा था, हम वहाँ हिस्सा ज़मीन पर हिस्सा लेने गए तो हमको मारने लगे। 2-3 लोग खड़े थे, पहले आपस में अपने पहले से वो बना करके कि मारना है। और कौन कौन मारपीट किया है? मारपीट किया है मेरे बड़े भाई राम और दुबे, उनके बड़े लड़के नीरज द्विवेदी और मझले लड़के उत्तम दुबे। 3 लोग मारपीट किए यहाँ पे? हाँ, दोनों लोग हमको बहुत कष्ट मारे। कहाँ चोट आई है आपको? हमको अंगूठी फ्रैक्चर हो गई है, यहाँ अंगूठी पर मुड़ नहीं रही है। हाँ। कमर पे चोट आई है जिसमें पैर काम नहीं कर रहा है, थोड़ा बहुत दर्द होता है, बहुत ज़्यादा चोट आई है। इसके बाद गला पर इधर सा दिए थे तो पता नहीं नाखून है कि नहीं है। अच्छा, गला पकड़ के हाँ दबा रहे थे। राम और के परिवार ने आपके ऊपर हमला किया? हाँ जी। ऐसे बताइए। हाँ, राम और दुबे के परिवार ने ही हमारे ऊपर
हमला किया और जानलेवा हमला किया गया था। वे रहे 10-20 लोग, पंचायत वाले लोग रहे, तो मेरी जान बच गई नहीं। नहीं, किसी का नहीं सुने। डायरेक्ट मार करने के मूड में थे। पूरे डायरेक्ट मार करने के मूड में थे। गांव के पंचायत भी धमकी दे रहे थे कि अब मेरा कुछ नहीं है। वो बोले कि अब तो इतने मारे हैं, अब मारेंगे तो जान से मारेंगे। वो नक्शा पटवारी का पता नहीं कहाँ से लेकर के रखे हैं। हाँ। नक्शा दिखाने लगे। उनके नक्शे में वो ज़मीन वहाँ का प्लेन दिख रहा था। वो 1851 नहीं था, मेरे पट्टे के याराजी में दिख रहा था। लेकिन जब हमने मोबाइल निकाल के अपने अपडेट किया था उस नक्शे को, तो दिखाए तो मेरे मोबाइल में उनका पट्टा और गुजरैती वगैरह का नाम दिखा। तो हम जब उस पट्टे को उनको दिखा दिए, वो तुरंत वहीं से मारना, मतलब हमको मारने लगे। एक लात मारे तो हम गिर गए। कौन मार रहा था? राम अवध दुबे मेरे बड़े भाई हैं। अच्छा, कितने लोग मिल के मारे हैं? 3 लोग मिलकर के मारे हैं। क्या क्या नाम है सबका? राम अवध दुबे हैं, एक नीरज द्विवेदी है, हाँ। और एक उत्तम दुबे है, उनका छोटा भाई। राम अवध दुबे मेरे बड़े भाई हैं, उनका बड़ा लड़का नीरज द्विवेदी है। अच्छा। उनका फिर मझला वाला लड़का उत्तम दुबे है। तीनों लोग मारपीट किए हैं? 3 लोग करके मारे। जब हम वहाँ से भागने लगे, जब वो ईंटा पत्थर उठाए तो हम भागने लगे, तो वो हमको रास्ते में पकड़ लिया, छोटा वाला उनका मझले वाला लड़का। हाँ। और जब हम हमारे ऊपर कॉलर वॉलर पकड़ लिया, हाथ चला दिया, वहाँ पकड़ लिया, तो हम उसके मतलब जकड़े में आ गए। ऊपर से फिर वो आए, प्रहार किए मेरे बड़े भाई। हाँ। राम और दुबे डंडा एक तो लेकर के बांस का आए, वो मारे तो हम रोक दिए, तो मेरे हाथ पे लगा, यहाँ पे हाथ के निशान पे, अंगूठी पर ऐसे हो गई, अंगूठी इसी पर लगा है। अच्छा। तो यहाँ सूजन आ गया, दर्द कर रहा है, मुड़ नहीं रही है। हॉस्पिटल में कब भर्ती कराया गया आपको? फिर जब वही हमको फिर दोबारा नीरज दुबे आया तो हमको पकड़ लिया। हाँ। और उस डंडे को दूसरा कोई लूट लिया उनसे, तो वो डंडा नहीं पाए तो पत्थर लेकर के ईंट का टुकड़ा मुझे यहाँ पर मारे हैं। अच्छा। 2-3 पत्थर इसी पर, वो जब नीरज दुबे पकड़ लिया है हमको पूरे जकड़ के, तो ये 2-3 पत्थर इसी पर चला दिए। अच्छा, ईंट से मारे हैं? पीठ से। यही मेरा काम नहीं कर रहा है अभी, मतलब दर्द बहुत ज़्यादा कर रहा है। भर्ती कब शाम को कराया गया आपको यहाँ पे? नहीं, कल 10 बजे वहाँ हुआ है झगड़ा, लगभग 11 बजे के आसपास में हम लोग यहाँ आ गए हैं। तो थाने में इसकी सूचना दी गई थी कि नहीं? नहीं, हमको पता नहीं है, हम थोड़ा सा बेहोश हो गए? बेहोश टाइप के थे, हम नहीं उतना याद था कि हमको क्या करना है। पुलिस आई हुई थी अभी यहाँ बयान लेने? बयान लेने आई थी कल शाम को? हाँ, कल शाम को। अच्छा। तो बयान मात्र लेके गई है, यहाँ से सूचना गया है, वहाँ हम FIR करने नहीं जा पाए? भाई लोग हमारे गए हैं या नहीं गए हैं, हम नहीं बता सकते। ठीक। जयप्रकाश दुबे, कहाँ मकान पड़ेगा? कटौली में। क्या किस विषय पर, मतलब क्या झगड़ा वगड़ा कुछ हुआ है? कैसे चोट आई है? जमीनी संबंधित विवाद था भाईवादी सर, और इसमें हम भाई का हिस्सा था। हाँ। तो हमको हिस्सा नहीं दे रहे थे ये लोग। तो जब हम घर बनाने लगे तो वो मना कर दिए, घर नहीं बनाने दिए हमको। हाँ। और विवाद चलने लगा, हम घर को रोक दिए। इसके बाद में एक भाई, छोटा वाला भाई था मेरा, हाँ। उसको भी हिस्सा नहीं दे रहे थे। उसका दबा के 2-3 मिनट दबा के हमारे भाई लोग मतलब कब्जा करना चाह रहे थे। हाँ। तो वो रोक दिया कि हम नहीं बनाने देंगे, इसमें बुनियाद मत काटिए, हम नहीं खोदने देंगे। फिर वो नहीं माने, तो उसको मजबूर हो करके मतलब एक वो बुलाया पंचायत करने के लिए। हाँ। जो सम्मानित लोग थे गांव के, रजनीश पांडे और भगत सिंह बघेल सरपंच हैं, और रजनीश पांडे मेरे बगल के वो हैं पार्षद। अच्छा। उन लोगों को बुला के हम सोचे कि हम लोग जाएंगे तो वो मारेंगे। हाँ। इस डर से हम पहले पंचायत बुलाएं कि पंचायत के माध्यम से हो सकता है कि हम लोगों की सलूशन निकल जाए पंचायत के माध्यम से, तो हम लोगों को मारपीट झगड़ा करना नहीं पड़ेगा। कौन कौन मारपीट किया है? तो
हम लोग जब गए वो आए तो हम गए पीछे, बुलाए तो हम पीछे से गए। बुलाए वही रजनीश पांडे बुलाए कि भाई आइए यहाँ, क्यों आप लोग भाई के छोटे भाई का लूट रहे हैं। हाँ तो हम बोले कि भाई हम तो नहीं लूट रहे हैं, लेकिन आ गए हैं तो आप ठीक है, अब देख लीजिए कौन लूट रहा है, कहाँ कैसा है, बांट दीजिए। फिर वो गए उधर बांटने के लिए, ज़मीन के तरफ गए। हाँ तो मेरे बड़े भाई बताने लगे कि यहाँ से वहाँ तक मतलब जितना था बैकुंठ मंझले भाई हैं, अच्छा। उनके घर क्या नाम है से वैकुंठ राम? बैकुंठ प्रसाद दुबे। अच्छा, उनके घर से उनका एक सीमा बताया कि ये बैकुंठ के घर पुराने वाले घर से और एक तो ज़्यादा जा करके कुछ 200 फीट और आगे जा करके बोले कि पूरी मेरी ज़मीन है, इसको 1/4 कर दीजिए, जिसमें कि बीच में किसी दूसरे का पट्टा है। हाँ और अभी पेड़ भी सलामत है मेरे बड़े पिताजी के। अच्छा। तो हम बोले कि इस पेड़ के नीचे हम नहीं लेंगे, ये मेरे बड़े पिताजी का है और वो कल हमको मारने लगेंगे, जो आज आप मार रहे हैं वो कल वो मारने लगेंगे। यहाँ हम नहीं लेंगे हिस्सा, देना है तो हमको जो मेरा सही सलामत ज़मीन है उसमें देना है तो दे दीजिए, नहीं तो हम नहीं लेंगे। तो वो गए तो कलेक्टर ने जिले वासियों को दी ईद की बधाई। राजगढ़ कलेक्टर श्री नीरज कुमार सिंह जीजीवीवी ने जिले के नागरिकों को ईद की मुबारकबाद देते हुए आपसी सद्भाव और भाईचारे से पवित्र त्योहार को मनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान नागरिक जन घर पर ही ईद की नमाज अदा करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। जिला आगर मालवा बड़ा गांव के एक किसान माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बातों को ध्यान में रखते हुए किसान अपने खेत की मिट्टी को लेकर मंडी पहुंचा। किसान का कहना है कि माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने सत्ता में आने से पहले कहा था कि हम खेत की मिट्टी भी 2100 के भाव खरीद लेंगे, इसलिए किसान अपने खेत की मिट्टी लेकर मंडी पहुंचा। जा रही धज्जियां, जहां पूरा देश कोरोना वायरस की महामारी से जूझ रहा है, लेकिन ग्राम पंचायत बकायन के द्वारा ऐसी महामारी साफ सफाई का ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अगर ग्राम पंचायत में साफ सफाई नहीं हो पाई तो कोरोना वायरस जैसी महामारी एवं दूसरी बीमारियों को दस्तक देने में टाइम नहीं लगेगा। ग्राम पंचायत की नालियों को देखा जाए तो सभी जहां पर कचरा ऐसा भरा हुआ है, बड़े बड़े मच्छर पैदा हो रहे, लेकिन फिर भी ग्राम पंचायत द्वारा सफाई पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। हमारे संवाददाता द्वारा काला पीपल के जनपद अधिकारियों को अवगत कराने के लिए ग्राम पंचायत द्वारा सफाई पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। लकी जनपद पंचायत काला पीपल के अधिकारियों के द्वारा ग्राम पंचायत के सचिव को अवगत कराया गया, ग्राम की सफाई कराई जाए, लेकिन अभी तक कोई सफाई नहीं हो पाई। अब देखना यह होगा कि खबर लगने के बाद शासन प्रशासन द्वारा नाली की सफाई कराई जाती है या नहीं। शिवराज जी जब सत्ता में नहीं थे तो कह रहे थे किसानों के खेत की मिट्टी भी 2100 रुपये कुंटल ले लूँगा, तो आज मैं गेहूँ तो खरीद ही नहीं पा रहे, कहीं बारदान नहीं है तो कहीं ट्रांसपोर्ट नहीं है, तो आज मैं मिट्टी लेके आया, देखता हूँ कभी मिट्टी खरीद ले। हर चारों तरफ किसानों का हाहाकार है। रक्षित केंद्र राजगढ़ में किया गया भूमि पूजन, किया जा रहा सड़क निर्माण। रक्षित केंद्र के आवासीय परिसर में काफी लंबे समय से करीबन 300 मीटर की मुख्य सड़क जर्जर अवस्था में थी। जिला पुलिस कप्तान श्री प्रदीप शर्मा द्वारा उक्त सड़क के निर्माण एवं डामरीकरण हेतु प्रतिबद्धता जाहिर की थी, जिसका भूमि पूजन कर निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया। आयोजित कार्यक्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री नवल सिसोदिया, रक्षित निरीक्षक श्रीमती स्नेहा चंदेल, यातायात प्रभारी श्री योगेंद्र सिंह मरापी, सूबेदार प्रशांत शर्मा, सूबेदार दीपक रघुवंशी सहित रक्षित केंद्र में पदस्थ अन्य पुलिस कर्मचारी एवं अधिकारीगण मौजूद रहे। जिला पुलिस के युवा कप्तान श्री प्रदीप शर्मा पुलिस वेलफेयर के लिए जाने जाते हैं। रक्षित केंद्र की काफी लंबे समय से खराब सड़क के निर्माण में प्राथमिकता से रुचि लेकर इस बहुप्रतीक्षित कार्य का शुभारंभ कराया गया। पुलिस लाइन में निवासरत पुलिस कर्मचारियों द्वारा इस कार्य के लिए जिला पुलिस अधीक्षक महोदय को बहुत से धन्यवाद दिया गया। वंदे भारत योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा विशेष विमान से यात्रियों को भारत लाने का कार्यक्रम जारी है। उसी के अंतर्गत कल एक विशेष विमान इंदौर में लैंड करेगा, जिसमें 102 यात्री मौजूद रहेंगे। यह यात्री मध्य प्रदेश एवं अन्य निकटवर्ती
निकटवर्ती राज्यों से यात्रियों को इंदौर जाने के लिए एयरपोर्ट पर अनुबंधित वाहन उपलब्ध है। जिला मुख्यालय पहुंचने पर इन सभी यात्रियों को 14 दिन अनिवार्य क्वारंटाइन किया जाएगा। जो यात्री इंदौर में 14 दिन क्वारंटाइन होना चाहेगा उनके लिए होटल अमर विलास एबी रोड 28,000, होटल का भोजन रूम आदि सुविधा एवं होटल रिजेंटा बाईपास में 3,000 शुल्क तय किया गया है। सुबह इंदौर एयरपोर्ट एवं एडीएम बीबीएस तोमर यात्रियों की सुविधा और प्रशासनिक समन्वय के लिए मौजूद रहेंगे। डाउनलोड कर लीजिए अपने मोबाइल में। ये जो है ना क्या आपने फिलअप नहीं करा आप फिलअप कर लीजिए उसके बाद आप लोग रिपोर्टिंग फॉर्म जो मिला है आप फिलअप कर लीजिए, फॉर्म फिलअप कर लीजिए, इसमें कार्बन लगा है वो फॉर्म फिलअप कर लीजिए आप। राष्ट्रीय मानव अधिकार न्याय सुरक्षा ट्रस्ट नई दिल्ली से मध्य प्रदेश महासचिव वाहिद वारसी एवं मानव अधिकार परिवार की ओर से सभी देशवासियों क्षेत्रवासियों को ईद उल फितर की मुबारकबाद पेश करता हूं। कोरोना वायरस को देखते हुए सभी से अपील करता हूं कि सोशल डिस्टेंस का पालन करें, मास्क लगा कर रखें, पर्व की भाईचारे व सादगी से बनाएं। मानव अधिकार न्याय सुरक्षा ट्रस्ट मध्य प्रदेश से महासचिव वाहिद वारसी। सभी देशवासी क्षेत्रवासी को ईद उल फितर की मुबारकबाद पेश करते हैं। इस कोरोना महामारी को देखते हुए सभी से अपील करते हैं कि सोशल डिस्टेंस का पालन करें, मास्क लगाकर रखें, ईद उल फितर पर्व को सादगी और भाईचारे से मनाएं। मानव अधिकार मध्य प्रदेश परिवार की ओर से सभी देशवासियों को ईद मुबारकबाद की शुभकामनाएं। मानव अधिकार न्याय सुरक्षा संगठन नई दिल्ली से मध्य प्रदेश महासचिव वाहिद वारसी की ओर से समस्त देशवासी क्षेत्रवासियों को ईद उल फितर ईद की मुबारकबाद और शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। शाजापुर जनपद पंचायत अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत मोहन बड़ौदिया में बोना जी महाराज की वालिड पर कुछ लोगों के द्वारा अतिक्रमण किया गया। थाना मोहन बड़ौदिया, जिला शाजापुर मोहन बड़ौदिया, ग्राम पंचायत भनाना जी महाराज की बल्डी पर बाहर से आए हुए बंजारा समाज के लोगों ने सरकार बल्डी पर कब्जा कर मकान निर्माण कार्य चल रहे थे, जिसकी गांव के गणमान्य जवाबदार जिम्मेदार लोगों के द्वारा सूचना तहसीलदार मोहन बड़ौदिया एवं टीआई महोदय बड़ौदिया को मिली, तो तहसीलदार महोदय एवं टीआई महोदय के द्वारा तत्काल उन लोगों को वहां से अतिक्रमण हटा जाने के लिए कहा गया, लेकिन नहीं मानने की स्थिति में टीआई महोदय के द्वारा शक्ति दिखाई गई और अल्टीमेटम दिया गया कि यदि यहां से नहीं गए तो आपके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। एवं जिन लोगों के द्वारा अतिक्रमण किया गया है उनके खिलाफ नलखेड़ा तहसील न्यायालय में अतिक्रमण संबंधित नोटिस दिया है, जिसमें कार्रवाई करते हुए नलखेड़ा में भी इन लोगों के द्वारा जमीन अतिक्रमण किया गया था, वहां से भी शासन प्रशासन के द्वारा इन लोगों का अतिक्रमण हटाकर भगा दिया गया। एवं तहसीलदार मोहन बड़ौदिया टीआई महोदय के द्वारा भाना जी महाराज की बलीडी पर इन लोगों का अतिक्रमण हटाया गया।